दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अनोखे केसेस में, जिसमें आप देखते और सुनते हैं केसेस विद माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स। आज की वीडियो में जो केस हम डिस्कस करेंगे उसका सब्जेक्ट है द बॉम्बिंग ऑफ बॉस्टन मैराथन। 15 अप्रैल 2013 की सुबह बोल्स्टन स्ट्रीट बॉस्टन में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस सारी इंफॉर्मेशन से आपको मुतारिफ कराया जाएगा, हर रात से पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये मेरा चैनल नया है और मुझे आपकी इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों उस दिन का इंतज़ार पूरे बॉस्टन को बहुत दिनों से था, क्योंकि उस दिन बॉस्टन अमेरिका की मशहूर ज़माना और दुनिया की सबसे कदीम मैराथन जो 1897 से हर साल बॉस्टन में मुनक्कद होती थी और जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ बॉस्टन होती थी, और बॉस्टन के शहरी महीनों पहले इस मैराथन के लिए तैयारी शुरू कर देते थे। आखिरकार वो दिन आया 15 अप्रैल 2013, और मैराथन शुरू होने से काफ़ी पहले ही लोगों का हजूम आना शुरू हो गया। दोस्तों वो सुबह काफ़ी खुशगवार थी। इट वॉज परफेक्ट वेदर कंडीशन, एक बहुत ही अच्छा सनी डे था और सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। और रश का तो ये आलम था कि लग रहा था कि पूरा बॉस्टन शहर इधर मौजूद है और सारे लोग फुल सेलिब्रेशन के मूड में थे। सॉन्ग्स, म्यूजिक, लाफ्टर की सदाएं पूरे बॉस्टन शहर में फैली हुई थी। हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था और काफ़ी टाइम बाद बॉस्टन शहर में इतना ज़्यादा क्राउड देखा गया था। लोग फुल एंजॉय कर रहे थे और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था ये सुरीली संगीत की सदाएं कुछ देर में दर्दनाक सिसकियों में बदलने वाली थी, और ये सेलिब्रेशन का माहौल मातम में बदलने वाला था। दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके थे और सेलिब्रेशन का माहौल अपनी पीक पे था, और मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले रनर्स को अभी और तकरीबन 1 घंटा लगना था फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। सब कुछ परफेक्ट मामूल के मुताबिक चल रहा था। अभी तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि मौत के काले साए पूरे बॉस्टन पे मंडला रहे हैं और भीड़ में कोई ऐसा है जो अपने बहुत ही घिनौने प्लान को अंजाम देने वाला है। और फिर दोस्तों जब रनर्स फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचने वाले होते हैं ठीक 2:49 पे कि अचानक लोगों की भीड़ में से जोरदार धमाके की आवाज आती है। धमाका इतना जोरदार होता है कि जैसे जलजला आ गया हो, और आग के शोले हवा में बुलंद होते हैं और वहां मौजूद सब लोग सकते में आ जाते हैं और अभी अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहे होते हैं तो ठीक 12 सेकंड के बाद एक और धमाका, और इस बार धमाका इतना जोरदार होता है कि आसपास की सारी बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। कयामत का मंजर होता है दोस्तों। हर तरफ से जख्मियों की चीखों पुकार से मानो जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे और लोगों के आज़ा के टुकड़े हर तरफ बिखरे होते हैं। और बॉस्टन पुलिस और FBI को ये रियलाइज करने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि दे आर अंडर अटैक वंस अगेन। फौरन बॉस्टन पुलिस और FBI हरकत में आ जाती है और उनकी कार्रवाई शुरू होती है सबसे मुश्किल काम से। वो था उस इलाके में इंस्टॉल जितने भी सर्विलेंस कैमरास थे उन सब की फुटेज को बहुत ही बारीकी से टटोलना और लाखों की भीड़ के मजमे में से करोड़ों चेहरों में से उस चेहरे को ढूंढना जिसने ये कहर ढाया। दोस्तों ये काम घास के ढेर में से सुई तलाश करने के बराबर था, लेकिन ये काम कैसे किया जाए, टेक्निक बहुत सिंपल थी। इन अनगिनत चेहरों में से ऐसे चेहरे फिल्टर करना जो पैनिक्ड ना लग रहे हों, जो रिलैक्स्ड लग रहे हों। और 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद 18 अप्रैल को उन अनगिनत चेहरों में से 2 ऐसे चेहरे मिल ही गए, और ये थे जोखार सरनेव उम्र 19 साल, टिम्बरलैन सरनेव उम्र 26 साल। दोनों भाई थे और असल में किर्गिस्तान के नेशनल थे, और 2000 और 2002 के दरमियान इनकी फैमिली अमेरिका में आई थी। और जोखार सरनेव जो 19 साल का था उसको 1 साल पहले ही US नेशनलिटी मिली थी। और सर्वेलेंस फुटेज की छानबीन के दौरान इन दोनों भाइयों को एक्सप्लोजन की जगह पे देखा गया था। और जब इनकी पूरी एक्टिविटीज़ पे नज़र डाली गई तो पुलिस और FBI दोनों को यकीन हो गया कि ये शैतानी काम इन दोनों भाइयों ने किया है। और दोस्तों फिर शुरू हुआ अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट।
और 19 अप्रैल 2013 की सुबह यानी बॉम्बिंग के 3 दिन बाद एक बहुत ही पुरसुकून इलाका वाटर टाउन सुबह सुबह गोलियों की गूंज से लहरा उठा, क्योंकि इन दोनों भाइयों को पुलिस ने पहचान लिया था उस इलाके में। लेकिन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया था कि वो इतनी आसानी से गिरफ्तारी नहीं देंगे और इनके और पुलिस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला तकरीबन सारा दिन चलता रहा, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल इलाका था। पुलिस को बहुत सोच समझ के कार्रवाई करनी थी, लेकिन को ये भी डर था कहीं ये भाई फिर से फरार ना हो जाए। और फायरिंग के दौरान बड़ा भाई टम्बरलिन सरनेम बुरी तरह जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए उसकी डेथ हो गई। लेकिन छोटा भाई जोखार सरनेम वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया और पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लग गई। पूरे बॉस्टन, पूरे उस इलाके में अजीब सी खामोशी थी और लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वो लड़का अभी भी उसी इलाके में था। रात हो चुकी थी और पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही थी उसको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। और फिर पुलिस के पास एक शख्स आता है और पुलिस को बताता है कि वो इसी इलाके में रहता है, कि उसके पास एक वाटर बोट है जो उसने अपने घर के बाहर रखी हुई है और उस पर कपड़ा चढ़ा हुआ है। उसको ये महसूस हो रहा है कि इस बोट के अंदर कोई है और वो शायद और कोई नहीं जोखार सरनेम है। दोस्तों, ये बात सुनते ही पुलिस वाले फौरन उसके घर पे जाते हैं और काफ़ी देर तक जोखार सरनेम और पुलिस के बीच में फायरिंग का तबादला होता है। लेकिन आखिर में जोखार सरनेम को हथियार डालने ही पड़ते हैं और पुलिस उसको फाइनली गिरफ्तार कर लेती है। और अब शुरू होता है नेक्स्ट फेज, वो था इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की हिस्ट्री को टटोला जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद इन दोनों भाइयों का कोई भी ताल्लुक किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या किसी रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप से नहीं मिलता। दोनों भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली के होते हैं और दोनों में से कोई भाई भी ओवर रिलीजियस या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था। लेकिन पुलिस को यकीन था कि कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट थॉट या कोई ना कोई ग्रज लाजिम होगी जो इन दोनों भाइयों ने ऐसा कर डाला। और उनकी हर तरह की पास्ट हिस्ट्री खंगालने के बाद, दर्जनों लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद, जो उन दोनों भाइयों के क्लोज रिलेशन में थे, उनके दोस्त, उनकी फैमिलीज, उनके कलीग्स, फाइनली ये पिक्चर उनके सामने आई। जोखार सरनेम जो 19 साल का था और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डार्टमाउथ का स्टूडेंट था, और एज पर हिज फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स वो एक बहुत ही पॉपुलर, शरीफ और नॉर्मल स्टूडेंट था। किसी किस्म का भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट उसका यूनिवर्सिटी में किसी के साथ नहीं हुआ और जिससे भी पूछा सब ने उसकी तारीफ ही की। और ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद पुलिस को एक बात समझ में आई, असल में इस पूरे प्लान का, इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड उसका भाई टम्बरलिन सरनेम वो था। और जब उसकी हिस्ट्री टटोली गई, इंटरव्यूज लिए गए सबके, तो ये बात सामने आई कि उसका सबसे बड़ा ग्रज अमेरिका से और इनके लोगों से एक था। वो ये कि ये शख्स असल में एक बहुत अच्छा एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन था और इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में खेले। लेकिन दोस्तों, हाल ही में उसको रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि वो अमेरिकन नेशनल नहीं था। और इस बात ने उसको मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और हर्ट किया कि वो डिप्रेशन में चला गया और शैतान ने उसके जैसे दिमाग पे कब्जा कर लिया। वो अपनी ज़िंदगी की सब नाकामियाँ, सब फेलियर्स, हर बुरी चीज़ का इल्ज़ाम अमेरिका को देने लगा। और फिर उसके बीमार दिमाग ने ये प्लान बनाया और अपने भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लिया, उसका ब्रेन वॉश करके। दोस्तों, पुलिस ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, उनकी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सब पता लगा लिया था कि इन लोगों ने मिलके किस तरह होम बॉम्ब बनाए और बॉम्ब बनाने की इंफॉर्मेशन कब और कहां और कैसे हासिल की। इन सब चीज़ों के फुटप्रिंट्स इंटरनेट पे मौजूद थे। इनके लॉगिन्स, इनकी आईडीज़, इनके लैपटॉप्स को जब टटोला गया तो सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। और दोस्तों, अब बात करते हैं जजमेंट। दोस्तों, बड़ा भाई टम्बरलिन सरनेम वो तो ऑलरेडी अपने अंजाम को पहुंच चुका था और पुलिस की गोलियों से उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन छोटे भाई को भी इस पूरी वारदात का जिम्मेदार ठहराया गया और बदले में उसको मिली सजाए मौत, वो भी लीथल इंजेक्शन के साथ। और इस तरह दोनों अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन दोस्तों, जो मौत का खेल इन्होंने रचा, उसमें 4 बेकसूर और मासूम जाने, मार्टिन रिचर्ड उम्र 8 साल,
क्रिश्चियन कम्बेल उम्र 29 साल, लिंगजी लू उम्र 23 साल मौके पे ही दम तोड़ गए, जबकि ऑफिसर सीन कॉलियर उम्र 29 साल 2 दिन बाद जोखार सरनिफ की गोली से मरा और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ करने के बावजूद उन दोनों भाइयों को क्या मिला? क्या किसी भी तरह उनकी जिंदगी आसान हुई? क्या उनका कोई भी फेलियर सक्सेस में बदला? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बस नुकसान, हुआ तो बस जुल्म, ना सिर्फ दूसरों का बल्कि इन दोनों भाइयों को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये कि जोश में, जज्बात में, फ्रस्ट्रेशन में लिए हुए फैसले इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, जोश, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये बस एक टेम्परेरी एहसास है, लेकिन इन एहसासात के दौरान लिए हुए फैसले मुस्तकिल नुकसान पहुंचा देते हैं और इस आग में नुकसान ना सिर्फ फैसला लेने वालों का होता है बल्कि बहुत से मासूम बेकसूर लोग भी इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का केस और मेरे को कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करें। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर एक और रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप टाइम से देख सकें। और दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने होस्ट सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।